डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने जो एक टेस्ट लिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, उस टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, यूनिट टेस्ट। ठीक है, कैसे कोई भी क्वेश्चन, देखिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न का टेस्ट था, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट बात रहती है वो विद इन टाइम आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को विद इन टाइम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था टेस्ट में वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशंस ऑफ व्हाट, प्रेशर। अब जैसे उन्होंने प्रेशर कहा, आपको ये फार्मूला याद आना है, फोर्स अपॉन व्हाट, एरिया। ठीक है, अब देखिए ये प्राइमरी लेवल पर है, इसलिए जैसे जैसे हम आगे जाते हैं डायरेक्ट प्रेशर के डायमेंशंस भी हमें याद रहते हैं, और वो रहेंगे m1 L माइनस और ये T माइनस 2। ऐसे डायरेक्ट याद आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अब प्राइमरी लेवल पर आपने कैसे सॉल्व किया होगा, जो बेसिक हमने कहा है कि पहले उसका यूनिट तैयार कीजिए, तो आपने ये ऐसे यूनिट तैयार किया होगा। यूनिट के लिए फार्मूला जरूरी है ना, तो फोर्स के लिए आपने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया एज इट इज 1/। अब आपने इसका यूनिट तैयार करने की कोशिश की, ये है किलोग्राम, मास है, तो एक्सेलरेशन को आपने लिखा होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर। एरिया का एक ही, कम से कम यूनिट तो फिक्स होने हैं माइंड में। 1 मीटर कैंसल हो जाएगा और यही बात रहेगी किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड का पावर 2 अपॉन में से। अब हम जानते हैं डायमेंशंस के लिए सारी बातें ऊपर लेके जाने हैं, तो इसे ही आप ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम, मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -1, सेकंड ऊपर जाएगा तो -2। अब इसके डायमेंशंस यानी m यानी किलोग्राम का पावर, l यानी मीटर का पावर, और t यानी सेकंड का पावर, याद रखते डायमेंशंस। ठीक है, लेकिन इसमें आपने 3-4 स्टेप्स लगा दिए। अब इसी को आप दूसरे एक मेथड से ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपको डायरेक्ट अगर फोर्स के डायमेंशंस आते हैं, ठीक है, किसके डायमेंशंस आते हैं, फोर्स m1 L1 T माइनस 2, ओके, और एरिया के तो वो भी आसान है, उसका है L का पावर 2। L का पावर 2 अगर ऊपर जाए तो L का पावर क्या बनेगा, -2। ऑलरेडी है 1 और -2 कितना रहेगा, -1। सो आपका आंसर आ गया। अब देखिए ये डायरेक्ट मेथड, ये स्टेप बाय स्टेप वाले मेथड, ये उसमें कम स्टेप वाले मेथड, तीनों से आंसर तो वही आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो हमें फास्ट आंसर आना चाहिए, तो इसलिए आप ये या ये मेथड सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, नो डाउट इससे भी बेस तो यही है, स्टेप बाय स्टेप यूनिट निकालिए और यूनिट से फिर क्या फाइंड आउट कीजिए, डायमेंशंस। लेकिन इसकी हमने इतनी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद कुछ डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट स्टेप्स भी हमें याद रखने हैं, सो दैट हमारा आंसर विद इन टाइम आ जाए। ओके, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर आ गया आपका m का पावर 1, l का पावर -1 एंड t का पावर -2। देखिए सेकंड क्वेश्चन था द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इंपल्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड मेथड है वही हर तरफ यूज करते थे, क्योंकि अब हमें ये समझ में आ गया कि किस तरह से शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स, सबसे पहली बात, बेसिक बात, इम्पल्स का फार्मूला आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, उन्होंने इम्पल्स के डायमेंशंस पूछे हैं। दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। सो इम्पल्स का फार्मूला है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू क्या है, टाइम। ठीक है, अब फोर्स और टाइम, इसके डायमेंशंस मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। फोर्स के डायमेंशंस क्या है, m1 L1 T माइनस 2, ओके, और ये t यानी टाइम, तो उसका पावर रहेगा 1। अब ये बात हो गई। देखिए कैसा है,
ये है m1 L1, ये -2 और ये +1, सो इट विल बिकम -1। सो ये आ गया आपका आंसर कि डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर m1 L1 p -1। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आप ये टेक्निक याद यानी टेक्निक आपको समझ में आ गया तो आप फास्ट करके आपका आंसर विद इन 1.5 मिनट या विद इन 1 मिनट ही आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ। डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ। देखिए जब हमने डायमेंशंस निकाले थे तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज लीजिए जिनके डायमेंशंस क्या है, सेम, और ऐसे उनका क्या बनाइए, चार्ट बनाइए, ठीक है। अब आपने वो बनाया होगा तो भी ठीक है, नहीं बनाया होगा तो अब बना लीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए यहां पर ही मैं इम्पल्स के डायमेंशंस मुझे मालूम है, क्या मैं डायमेंशन से यूनिट निकाल सकता हूं? देखिए यूनिट से अगर डायमेंशंस निकालते आते हैं तो डेफिनेटली डायमेंशन से यूनिट भी निकालते आएगा। तो ये है m1 यानी किलोग्राम का पावर 1, L1 यानी मीटर है, t का पावर -1 यानी सेकंड अपॉन में है। तो आप जरा देखिए ये है किलोग्राम और ये है मीटर पर सेकंड। किलोग्राम यानी मास और मीटर पर सेकंड यानी क्या रहता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो इम्पल्स, देखिए इम्पल्स के डायमेंशन से ही आपने वो यूनिट निकाला। ये यूनिट अगर मैं देखता हूं, ये क्वांटिटी देखता हूं तो मुझे ये मोमेंटम नजर आता है, और वो भी कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो ये आपका आंसर तैयार हुआ। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा, देखिए उन्होंने क्या कहा था, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ, और नीचे ऑप्शंस थे लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, प्रेशर एंड फोर्स। तो आपका आंसर कौन सा है, ए फर्स्ट, दैट इज लीनियर मोमेंटम। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए 4 में क्या कहना है उनका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव क्वांटिटीज दैट डू नॉट हैव सेम डायमेंशंस। नीचे दिए गए जो पेयर्स है उनमें से किनके डायमेंशन सेम नहीं है, और ऑप्शन ऐसे है, वर्क एंड वन एनर्जी। ये इस तरह से ऑप्शन है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मेथड रहते हैं। पहला मेथड रहता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और नेक्स्ट मेथड रहता है सिलेक्शन मेथड। यानी जो आंसर नहीं है उन्हें आप एलिमिनेट कीजिए। वो जो ऑप्शंस है उसमें से देखिए कि ये आंसर नहीं हो सकता, इसका आप गेस करके उसे एलिमिनेट कीजिए। या फिर दूसरा मेथड रहता है सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड में जो आंसर सही है हम उसे डायरेक्ट सिलेक्ट करें। देखिए सो इसमें से यहाँ पर मैं सिलेक्शन मेथड का यूज कर सकता हूँ। कैसे, जरा देखिए, वेलोसिटी, स्पीड एक जैसे डायमेंशन से, वो तो ये देखिए प्राइमरी लेवल पर होने के कारण कई लोगों को ये क्वेश्चंस काफी आसान गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने फार्मूला देखा है इम्पल्स का, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स का कौन सा फार्मूला देखा है, फोर्स इंटू टाइम। अब अगर इम्पल्स का फार्मूला फोर्स इंटू टाइम है तो आप मुझे बताइए कि क्या इम्पल्स और फोर्स के डायमेंशंस सेम हो सकते हैं? नहीं, डायमेंशंस तभी सेम हो सकते हैं जब उनकी यूनिट सेम हो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये है इम्पल्स, ठीक है, ये है फोर्स इंटू टाइम। तो क्या इम्पल्स और फोर्स सेम है? नहीं है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। अब प्रेशर और स्ट्रेस सेम है या नहीं है ये आपको आता भी नहीं, मानो आता भी नहीं, फिर भी आप आंसर सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिलेक्शन मेथड, कि एग्जैक्ट आंसर हम सिलेक्ट कर ले। दूसरा मेथड रहता है एलिमिनेशन, जो नहीं हो सकते हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर दें। देखिए 4 ऑप्शंस रहते हैं, यानी हर एक ऑप्शन के लिए 25% प्रोबेबिलिटी है,
ठीक है, जैसे वो केबीसी में 50-50 रहता है नहीं, तो जो हो ही नहीं सकते वो हम एलिमिनेट कर दे। देखो वेलोसिटी और स्पीड हम 100% जानते हैं कि सेम रहता है, वर्क एनर्जी हम 100% जानते हैं कि सेम रहता है, ठीक है। तो 4 में से ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब रहे बात बी एंड सी की, तो उसमें से देखिए हमने कौन सा किस तरह से सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से आपको आपका जो माइंड सेट है वो डेवलप करना पड़ता है, धीरे धीरे ये आ जाता है डेफिनेटली, ठीक है। ये काफी यानी कैसे है, सिर्फ ये प्रैक्टिस की बात है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में परफेक्शन आएगा, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 5, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के एप्लीकेशन पर था। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ, और उसमें भी कितना सिंपल सा लॉजिक लगाना था वो देखिए। एक इक्वेशन दिया है v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, वेर v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, एंड ये जो a b एंड c है ये कांस्टेंट्स है। ये क्या कहे हैं उन्होंने, कांस्टेंट्स, ठीक है। और उनका कहना है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। किसके डायमेंशंस फाइंड आउट कीजिए, ए बी एंड सी। एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन मैं यहां पर इसलिए लिखता हूं क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स के आंसर ऑप्शन देख के भी फास्ट आ जाते हैं, उसमें इस टाइप वाला क्वेश्चन है ये। देखो ए ऑप्शन अगर केयरफुली देखते हैं आप, तो वो था एल, एल टी, या एल लिखा इसका मतलब एल का पावर 1, एल टी लिखा इसका मतलब एल का पावर 1 और टी का पावर 1, ऐसा ये रहता है। एंड एल टी माइनस 2, बी एल टी माइनस 2, एल एंड टी, ठीक है। सी है एल स्क्वायर सॉरी टी एंड एल टी स्क्वायर, ओके। एंड लास्ट वन एल टी स्क्वायर, एल टी एंड टी सॉरी एल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये पहले ए के ऑप्शन हो सकते हैं, सॉरी डायमेंशंस हो सकते हैं बी के और सी के, उस सीक्वेंस में उन्होंने दिए हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर मैं यहां पे लगा देता हूं, तो मुझे ये बताइए कि मैं क्या कंपेयर करने वाला था। v और at के डायमेंशन सेम रहेंगे, फिर v और b बाई टी प्लस सी के डायमेंशन सेम रहेंगे। आप जरा केयरफुली देखिए तो यहां पर भी एडिशन हो रही है, इसका मतलब p और c के डायमेंशन सेम है। तो c के डायमेंशंस यहाँ पे जो सबसे आसान टर्म है कि c के डायमेंशंस रहेंगे t का पावर 1, ठीक है। तो एक बार आप ऑप्शन में देखिए और आप मुझे ये बताइए कि कौन से ऑप्शन में, अब ये सी के डायमेंशन है ना, सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो कौन से ऑप्शन में टी का पावर 1 नजर आ रहा है। टी का पावर 1 सिर्फ बी में नजर आ रहा है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। दिस इज आंसर, दैट्स इट। बाकी सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, आप सॉल्व भी करते हैं तो वही आएगा, ठीक है। देखिए ये कितना आसान है, यानी हमें ऑब्जेक्टिव में थोड़ा अलग माइंडसेट से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब तक हमें बोर्ड के एग्जाम में या बोर्ड के लेवल पर हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि एग्जैक्ट आंसर लाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। वो सही भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आपका एक और स्किल डेवलप होना जरूरी है, वो ये कि पूरा का पूरा ना सॉल्व करते हुए भी मेरे आंसर आते हैं। आप इस पर भरोसा रखिए कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप अगर टेक्निकली देखते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अगेन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो आंसर कौन सा चाहिए था हमारा, 20 सेकंड, ओके। बाकी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब कुछ लोग इक्वेशन देखकर ही डर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, डरना नहीं, केयरफुली क्वेश्चन रीड करना और अपना जो टेक्निक है वो वहां पर यूज करना है।
ये आप धीरे धीरे ही आपका स्किल डेवलप होता है, याद रखिए। ठीक है, किसी को देखिए 11 या स्टार्टिंग में हम फिजिक्स किसी को भी उतना ही डिफिकल्ट जाता है जितना आपको जा रहा है। ठीक, तो ये नेचुरल बात है, लेकिन जैसे जैसे आप स्किल डेवलप करेंगे वैसे वैसे आपको नजर आएगा कि ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है और आसान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बात हम डिस्कस करेंगे वो देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, जिनके डायमेंशंस क्या है, सेम है। ऐसे, अब ये ऐसे क्वेश्चंस हमें मेरे ख्याल से आपको आ जाएंगे। ठीक है, मैंने टेक्निक बोल दिया है कौन सा है तो, और उसमें ऑप्शंस है ए टॉर्क एंड वर्क, फिर बी है स्ट्रेस एंड एनर्जी, सी है फोर्स एंड स्ट्रेस, एंड नेक्स्ट है फोर्स एंड वर्क। तो देखो इलिमिनेशन मेथड का यूज कैसे करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और वर्क इनके डायमेंशन सेम नहीं हो सकते। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क इनके डायमेंशन सेम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसे बुला दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आपने ये फार्मूला नहीं देखा है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर आपने स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया देखा है तो स्ट्रेस और फोर्स ये भी सेम नहीं हो सकते। देखिए स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस और फोर्स अपॉन एरिया के डायमेंशन सेम रहेंगे ना। स्ट्रेस और फोर्स के थोड़ी डायमेंशन सेम रहेंगे, फोर्स अपॉन एरिया भी रहना चाहिए। वैसे ही वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क के डायमेंशंस और फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन सेम रहेंगे। सिर्फ फोर्स के डायमेंशन और वर्क के डायमेंशन सेम नहीं हो सकते। तो ये दो ऑप्शंस मैंने इलिमिनेट कर दिए, ये सिंपल सी बात है। स्ट्रेस आपने कहा फोर्स अपॉन एरिया, और एनर्जी और वर्क डन सेम रहता है। एनर्जी यानी वर्क डन ऐसे अगर मानते आप तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपॉन एरिया यानी स्ट्रेस। अब आप मुझे बताइए फोर्स अपॉन एरिया एंड फोर्स अपॉन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्या ये दोनों फार्मूले सेम है? क्या ये सेम है? नहीं, फार्मूले सेम नहीं तो यूनिट सेम नहीं आएगा। यूनिट सेम नहीं है इसका मतलब ये बात नहीं, यानी क्या ऑप्शंस नहीं हो सकते उस पर आपने फोकस किया है, और आपका जो आंसर बचा है, ऑप्शन बचा है, वही आपका आंसर है। टॉर्क, टॉर्क का जो फार्मूला है, टॉर्क हैज फार्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस परपेंडिकुलर रहे कुछ भी रहे वो रहेगा मीटर, और ये न्यूटन, न्यूटन मीटर, वर्क न्यूटन मीटर, टॉर्क, तो आंसर ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। अगेन उसी फॉर्मेट में देखिए, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हमने ज्यादा फोकस किए हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, वर्क एंड टॉर्क। तो देखिए वर्क एंड टॉर्क तो सेम ही है। ठीक है, उनका क्या कहना है कि डू नॉट हैव आइडेंटिकल। क्वेश्चन केयरफुली रीड करना ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है यार। ठीक है, क्योंकि गड़बड़ी में क्या हो जाता है, एक्साइटमेंट में, कि देखिए फिजिक्स में पहले तो क्वेश्चंस आते नहीं है ऐसा माना जाता है, आ गए तो फिर एक्साइटमेंट में हम गलत क्वेश्चन टिक करने के चांसेस रहते हैं। तो एकदम कूल माइंड से, एकदम शांत दिमाग रखते हुए केयरफुली क्वेश्चन रीड करना और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, वर्क एंड टॉर्क ये तो रहेगा। एंगुलर मोमेंटम प्लांक्स कांस्टेंट सेम ही रहता है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। इंपल्स एंड मोमेंटम ये रहेगा। तो फिर डिफरेंट पेयर कौन सा है, ए फर्स्ट वाला, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो उसका आंसर क्या है बोलिए, ए फर्स्ट। ठीक है, ये सिंपल बात हो गई यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जो थ्योरेटिकल है वो हम
ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सिंपल है, आपको वो रीडिंग से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द डायमेंशंस ऑफ दिस। इसके जैसे डायमेंशंस कौन कौन से हैं, और क्वांटिटी देखिए कौन कौन सी है, वर्क, पावर, प्रेशर, नेक्स्ट कौन सा है बोलिए, इम्पल्स। ये ऑप्शंस थे, ठीक है। वर्क यानी एनर्जी है, एनर्जी के डायमेंशंस मैं जानता हूं, क्या है, m1 L2 T-2। जैसे मैंने पहले ही क्लियर किया, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस तो आपको आने ही है। तो इसके आगे प्रेशर के हम जानते हैं, अभी सॉल्व किया हमने, प्रेशर के डायमेंशंस कितने हैं बोलिए, m1 L-1 T-2। इम्पल्स यानी m1 L1 T-1। आप कहेंगे इतना याद, ये अपने आप याद रह जाता है, याद रखिए, ठीक है। ये काफी सिंपल बात है, तो ये याद रह जाती है बात। इन तीनों में से कोई नहीं, यानी ये तीनों में इलिमिनेट कर दूंगा, सो सिलेक्ट कौन सा हो जाएगा फिर, पावर। पावर का आपको डायमेंशन निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्रॉस चेक घर पे आने के बाद करना, वहां पे करेंगे तो टाइम जाएगा आपका, ठीक है। ये आप श्योर हो गए कि 1 2 3 ये नहीं है, तो फिर कौन सा ऑप्शन है, बी, वही आंसर है, ठीक है। यानी 3 इलिमिनेट भी करना, फिर इसका क्रॉस चेक भी करना, ऐसे आपका टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं, इसका मतलब ये है 100%, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, और ये थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन कैसा था, ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी यूज किया है। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, कुछ लोग वहीं पर उस क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे, ठीक है। सॉरी, x इज इक्वल टू AY प्लस B tan CZ, ऐसा कंसेप्ट था। A physical quantity x depends on quantities y and z as follows, और x का ये इक्वेशन दिया है, where capital A, B and C are constants, which of the following do not have the same dimensions। सेम डायमेंशंस नहीं है, ऐसा पेयर फाइंड आउट करो, और उन्होंने दिया है x एंड b, ये पहला ऑप्शन, बाद में c एंड z का पावर -1 यानी 1/z, ठीक है। नेक्स्ट कहा है y एंड b अपॉन a, सबसे लास्ट x एंड a, ठीक है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को फिर से मैं किस मेथड से सॉल्व करने वाला हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इनकी और इनकी एडिशन हुई है, तो डेफिनेटली ये दोनों के डायमेंशन इसके जैसे दिखा, ये पहला स्टेप। नेक्स्ट थोड़ा अगर हम केयरफुली देखते तो यहां पे ये आया है tan CZ। अब ट्रिग्नोमेट्री रहे, एक्सपोनेंशियल रहे या लॉगरिथमिक रहे, इसका डायमेंशन में कुछ यूज नहीं, यानी tan CZ वहां पे थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लीजिए कि है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे सिर्फ b रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x और b के डायमेंशन सेम है, तो ये आंसर नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन से सेम नहीं है, ठीक है। x और ay ये सेम है, x और ay कहां पर है, क्या x और a की बात कही है उन्होंने, किसकी बात कही है, x और a की। तो आप मुझे ये बताइए कि x सिर्फ a के जैसे डायमेंशन से, क्या a इंटू वाई के जैसे है, यानी यहाँ पे y चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, a कहा है सिर्फ। इसका मतलब ये है कि ये जो बात है इनके डायमेंशन सेम नहीं, और वही हमारा आंसर है। खत्म हो गई बात यहीं पर, आपका आंसर आ गया लास्ट। देखिए आपको ये काफी क्वेश्चन ट्रिकी लगा होगा, और कुछ लोगों ने देखिए ये tan CZ देखकर ही ये छोड़ दिया है। अब मैं ये भी एक बार क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आंसर आने के बाद ही। हालांकि आपको आंसर मिल गया, अब वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाइए। CZ के डायमेंशन इक्वल टू 1 रहता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है, इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम पर, वो आप केयरफुली देखिए। CZ इज इक्वल टू 1,
इसका मतलब C इज इक्वल टू 1/z, C 1/z, समझे आप। अब B और AY इनके डायमेंशंस भी सेम हो सकते हैं, सो B और AY सेम, इसका मतलब Y इज इक्वल टू B/A, समझ रहे हैं आप। ठीक है, देखिए आपका एक बार आंसर मिल गया तो बाकी तीनों के जो तीन ऑप्शंस रहते हैं उन पर आप भरोसा रखिए कि वो गलत ही होंगे फिर, यानी इस केस में ये तीनों के डायमेंशन सेम ही आते हैं। ठीक है, आपको क्रॉस सेक्शन मैंने इसलिए करके दिखाया यहाँ पे सिर्फ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा होगा, इसलिए मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिया। ठीक है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 10। Which of the following physical quantity is dimensionless? Dimensionless कौन सी है? तो वहां पे देखिए पहला ही ऑप्शन था एंगल। अब हम जानते हैं एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और एक्साइटमेंट में लोग ए पर ही टिक कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आंसर आपका सही है नो डाउट कि एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, फिर भी दूसरा ऑप्शन देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तीसरा ऑप्शन था स्पेसिफिक ग्रेविटी और डी था ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, ये सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। ठीक है, चार में से एक ही करेक्ट होने वाला है। तो एंगल एंड स्ट्रेन, हम जानते हैं कि एंगल एंड स्ट्रेन ये दोनों भी डायमेंशनलेस है, तो दोनों को तो आप टिक कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डायमेंशनलेस है, और आपका आंसर आ जाता है फिर ऑल ऑफ दिस, कि जितने भी तीनों के तीनों जो ऑप्शंस दिए हैं वो सारे के सारे डायमेंशनलेस है, और इसीलिए आपको डी लास्ट पर टिक करना था। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से एक बार F इज इक्वल टू 80 प्लस टी स्क्वायर, और उनका कहना है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, तो यहां पे बी चाहिए था। ठीक है, 80 प्लस बी टी स्क्वायर, ए और बी के डायमेंशंस फाइंड आउट करो। तो देखिए इनका एडिशन हुआ तो ये और ये सब सेम होने चाहिए। ठीक है, मैं ये दो एक कंपेयर करके देता हूं। तो 80 के डायमेंशन फोर्स के जैसे, ए के डायमेंशंस फोर्स अपॉन टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम नहीं है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता तो इंपल्स होता ही। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स के मैं लिखना चाहूंगा m1 L1 T -2 और ये T1, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा यहीं पर -1। अब जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, ठीक है, ये गलत किया गया ना मैं, T अगर ऊपर जाता है तो -1 बनेगा, ऑलरेडी -2 थे तो ये -3 रहेगा ना। ठीक है, अब अगर ऑप्शंस अगर केयरफुली आप देखते तो ए जो ऑप्शन है ml का पावर -4 T1 mlt स्क्वायर ml स्क्वायर T -3 एंड ml3 T -4 m1 L1 T -3 एंड m1 L1 T -4, लास्ट था m1 L2 T -3 एंड m1 L3 T -4। ठीक है, चलेगा। A/T है सिर्फ, तो ये पावर आ गया -3, और दूसरा है B/T स्क्वायर, तो ये ऐसे रहता। देखो दूसरे का अंदाजा कैसे लगा सकते थे आप, ये ऐसे, तो B विल बी F/T स्क्वायर। F/T होता तो ये पावर -3 आया, T स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -4 बनेगा। अब ऐसे ऑप्शन देखिए जिसमें m1 L1 T का पावर एक में -3 है और एक में -4 है, तो m1 L1 नहीं है, m1 L1 नहीं है, m1 L1 नहीं है। आप समझ रहे हैं, एक ही अगर मैं सॉल्व कर लेता ये इवन सिंगल ये, तो भी मेरा आंसर आने वाला था, क्योंकि m1 L1 T -3 m1 L1 T -3 पहले इसमें है ही नहीं, सिर्फ एक में है, बस वही आंसर है। ठीक है,
सो यहाँ पे है सी थर्ड। कौन सा आंसर है आपका? सी थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 12 देखते हैं। देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट हैज डायमेंशंस सेम एज दैट ऑफ, ठीक है। अब प्रेशर ग्रेडियंट, तो हमने ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी का एक फार्मूला डिस्कस किया है, वो क्या रहता है मुझे समझाइए प्लीज। ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज नथिंग बट दैट क्वांटिटी अपॉन डिस्टेंस। सो प्रेशर ग्रेडियंट का जो फार्मूला बनेगा अपने कंसेप्ट के हिसाब से वो रहेगा प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। तो इनका कहना है कि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसके डायमेंशंस नीचे दिए गए में से किसके जैसे रहेंगे? और पहला ऑप्शन था, क्या ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे रहेंगे? तो आप ही बताइए, ग्रेडियंट छोड़ दीजिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला क्या रहेगा? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, लेकिन प्रेशर और वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट कभी भी सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको क्या करना था, ग्रेडियंट की वर्ड छोड़ दीजिए और सभी के सभी ऑप्शंस के पहले वाले टर्म्स ही देखना था। जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू प्रेशर ग्रेडियंट, तो यहाँ पे है वेलोसिटी। प्रेशर और वेलोसिटी सेम हो सकता है क्या? नहीं, फॉरगेट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल और प्रेशर सेम हो सकता है क्या? नहीं, छोड़ दीजिए। एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी और प्रेशर सेम हो सकता है क्या? नहीं, छोड़ दीजिए। और ऑप्शन कौन सा है? वेरी डी लास्ट, दैट इज नन ऑफ दिस। इसमें से कोई नहीं, उस पर टिक कीजिए, ठीक है। तो ये भी काफी सिंपल था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, जो काफी बड़ा नजर आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन वो मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन था इस पूरी पेपर में। कैसे? P प्लस हाफ ऑफ R की जगह रो है, वो रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू K, वेयर K इज कॉन्स्टेंट। ये बर्नौलीज इक्वेशन है, फ्लूइड डायनामिक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। ये हम देखते हैं बाद में, सारी बातें डिस्कस करनी है हमें, ठीक है। जैसे हमने पहले क्लियर किया कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी आगे के टॉपिक के भी कुछ क्वांटिटीज आते हैं, ठीक है। तो डरने की बात नहीं। फिर भी देखो उनका क्वेश्चन क्या था, देखिए K बाय P के डायमेंशन किसके जैसे रहेंगे, और नीचे ऑप्शन से थ्रस्ट, प्रेशर, एंगल एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये इक्वेशन दिया है, उन्होंने इक्वेशन दिया है तो डेफिनेटली करेक्ट ही है। अब आपको यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज करना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या ये टर्म और ये टर्म एडिशन हुई है? हाँ, तो P और हाफ ऑफ रो V स्क्वायर एंड रो GH इनके डायमेंशन सेम है, इक्वल टू किसके साथ दिखाए? K। सो P और K के डायमेंशन सेम है, हाफ ऑफ रो V स्क्वायर और K के डायमेंशन सेम है, रो GH और K के डायमेंशन सेम है। उन्होंने क्या कहा? K और P। तो K और P अगर आप केयरफुली देखते हैं तो दोनों के डायमेंशन सेम है। अब सेम डायमेंशंस वाले क्वांटिटी का क्या किया है उन्होंने? डिवीजन, तो वो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा। अब यूनिट नहीं, इसका मतलब डायमेंशंस नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, थ्रस्ट, प्रेशर, एंगल एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मानिए कि थ्रस्ट और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपने सुना ही नहीं, ठीक है, कंसिडर करो। आपको मालूम है कि एंगल को डायमेंशंस नहीं रहते हैं, बस उसी को टिक कीजिए, क्योंकि जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं यूनिट नहीं तो डायमेंशंस नहीं, एंड देयरफॉर आंसर मस्ट बी C3। ये इतना आसान था। आंसर कौन सा आएगा इसका? फिर C3। ओके, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज एक इक्वेशन दिया है और आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या दिया है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको पूछा है डायमेंशंस, और इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv by dx, where F is no doubt force, A is area, dv is velocity और ये distance, velocity of distance
को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कह सकते हैं, जो उन्होंने मेंशन किया, कोई क्वांटिटी अपॉन डिस्टेंस, दैट ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी। ईटा निकालना है, माइनस प्लस ऐसा देखिए, माइनस डिस्प्लेसमेंट भी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और प्लस डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में। सो ये प्लस माइनस कुछ भी रहे, डायमेंशन पे इसका कोई लेना देना नहीं आएगा। पहले ईटा का फार्मूला बनाते हैं। ईटा का फार्मूला तैयार कीजिए। इस तरफ कौन सी टर्म थी, फोर्स, वो एज इट इज लिख दीजिए और इधर के टर्म्स उधर भेज दीजिए। टर्म ट्रांसफर करना भी इंपॉर्टेंट है। ए और डीवी ईटा के मल्टीप्लिकेशन में है, टर्म ट्रांसफर होने पर वो अपॉन में जाएंगे। इधर ईटा के अपॉन में डीएक्स था, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। नाउ ट्राई टू फाइंड, ये है m1 L1 t-2, ये डिस्प्लेसमेंट यानी L1, वेलोसिटी यानी L1 t-1, एरिया यानी L का पावर 2। अब आप केयरफुली देखिए, L का पावर यहाँ पे 2 है और ऊपर भी 2 ही बन रहा है, तो L का पावर तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये L का पावर है, ये ऊपर जाएगा तो L का पावर क्या बनेगा, -1। M के साथ कोई कैंसिल होने वाली टर्म नहीं, तो M मैं एज इट इज लिखूंगा। L का पावर सब ये कैंसिल हो गए, सिर्फ ये बचा, तो ये -1। T का पावर नीचे -1 है, ऊपर जाएगा तो +1, ऑलरेडी -2 है, -2 + 1 विल बी -1, आपका आंसर, ठीक है। यानी फार्मूला दिया जाए, देखिए फार्मूला तो उन्होंने ऑलरेडी दिया था, आपको ये निकालते आना काफी आसान था, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ी ज्यादा स्टेप्स लगे हैं। अब क्या होता है कि हर क्वेश्चन विदिन 1.5 मिनट ही सॉल्व करते आता है, ऐसे भी नहीं हो सकता है। कुछ क्वेश्चन के लिए 1-2 मिनट लग सकते हैं, तो फिर आप कहेंगे तो अभी तो आपने कहा कि विद इन टाइम सॉल्व करना जरूरी है, ओके। कुछ क्वेश्चंस को 30 to 20 सेकंड लगते हैं सिर्फ, तो उधर का टाइम ऐसे क्वेश्चन में हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस तरह से डायमेंशंस निकालना, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 15। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट होके आया था, इसलिए हमें उस क्वेश्चन का बोनस दिए हैं मार्क्स, ठीक है। फिर भी ये भी काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इक्वेशन कौन सा है, वो वेंडर वाल इक्वेशन है ये, P + A/v² इन सेकंड ब्रैकेट v - b = RT। अब कुछ लोग ये R और T के डायमेंशंस वगैरह निकालते बैठते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। आपको ये देखिए, ये दोनों एडिशन हुए हैं, ये दोनों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तो B और V के डायमेंशन सेम रहेंगे। सब्ट्रैक्शन रहे या एडिशन रहे तभी पॉसिबल है जब डायमेंशंस क्या रहते हैं, सेम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इनकी एडिशन हुई है, सो डेफिनेटली A/v² और P के डायमेंशन सेम है। आपको निकालने को कहा था A, तो वो रहेगा P × v² है या v³ है, v² ही रहता है, वेंडर वाल इक्वेशन है, ठीक है। सो प्रेशर के डायमेंशन हम जानते हैं, m1 L-1 T-2, वॉल्यूम यानी L³ और उसका स्क्वायर, तो L का पावर क्या रहता है, 6। ये वो 9 नहीं बोलना है, हम जानते ना इंडाइसेस के रूल्स, वो फॉलो करो। L का पावर 6 है और L का पावर कितना है यहाँ पे, -1, सो इट मस्ट बी m1 L का पावर 5 और ये -2, दिस मस्ट बी आंसर। लेकिन ऑप्शन में कोई वो नहीं था, इसलिए हमने वो बोनस दिया है, लेकिन एक्चुअली इस मेथड से सॉल्व करना था, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 16, और क्वेश्चन नंबर 16 ये कहना था उनका, देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, the dimensions of physical quantity, ऐसा एक क्वांटिटी दिया है, फोर्स = x डेंसिटी, और इस x के कोई भी टर्म लीजिए, x के पूछे है डायमेंशंस, उन्होंने x अननोन दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं मानना भी यहाँ पे है ना, तो पहले उसका फार्मूला बनाइए, x = फोर्स ×
ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना, डेंसिटी रो। अब आप मुझे ये बताइए फोर्स को डायमेंशन क्या है, m1 L1 T-2 और रो यानी मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास का m1 वॉल्यूम का -3, क्योंकि अपॉन में था, ऊपर आए तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे m1 और ये m1 कितना बनेगा, m का पावर 2, L कितना बनेगा -2 T-2। ऐसा अगर ऑप्शन देखते हैं आप तो मेरे ख्याल से C थर्ड आंसर है इसका। कौन सा आंसर है इसका, C थर्ड। आप समझ रहे हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो बात है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द डायमेंशंस ऑफ लाइट ईयर, द डायमेंशंस ऑफ व्हाट, लाइट ईयर। अब लाइट ईयर अगर आप थ्योरी देखे होंगे, आपने अगर नोट्स रीड किया होगा केयरफुली, तो लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट अगर कंटिन्यू ट्रैवल करते रहता है तो एक साल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। अब मैंने कहा डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, सो लाइट ईयर डिस्टेंस है। वो कुछ लोग ईयर देखकर ऐसे मानते हैं कि वो टाइम है, लेकिन लाइट ईयर की ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्टेंस है। थोड़ा ये ट्विस्ट था, ठीक है। तो डिस्टेंस है तो डेफिनेटली उसका पावर क्या होना चाहिए, L का पावर 1। बस खत्म हो गई ये बात। तो आंसर मस्ट बी इन दिस केस आल्सो C थर्ड। कौन सा आंसर चाहिए था यहाँ पे, C थर्ड। अब देखिए यहाँ पर, ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ वर्क डन ऐसे इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। इसमें से ये वर्क डन है, K इज अननोन टर्म, M इज मास, वेरी M इज मास। उनका कहना है कि इस अननोन टर्म के क्या फाइंड आउट करो, डायमेंशन। ये काफी आसान था, फिर से K का फार्मूला बनाइए, फिर मास अपॉन क्या रहेगा, ये वर्क डन, ठीक है। डायरेक्ट डायमेंशन हमें आ जाते हैं, मास का m1 ही रहेगा और वर्क डन के डायमेंशन यानी एनर्जी के m1 L2 T-2। m क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये पूरी बात ऊपर जाएगी तो एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा। L का पावर +2 है, वहां -2, T का पावर यहाँ -2 है, ऊपर जाके +2। सो आपका आंसर आ गया यहाँ पर। कौन सा आ जाता है बोलिए, मेरे ख्याल से 20 सेकेंड। कौन सा आंसर आ गया यहाँ पे आपका, 20 सेकेंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और ऑप्शंस दिए हैं, नेवर हैव अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट एंड डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट ये तो हो नहीं सकता है, कैसे, डायमेंशनलेस, एंगल डायमेंशनलेस है लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो डी लास्ट तो आंसर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। नेवर हैज यूनिट यानी कभी भी, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश भी आपको आना चाहिए था, ठीक है। नेवर, मे, शुड, मस्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। नेवर नहीं उसमें से, मे, शुड, मस्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनका आपको यूज आना चाहिए कि वो क्या दिखाते हैं, ठीक है। तो नेवर हैज अ यूनिट, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहे तो उसको यूनिट रहता ही नहीं कभी। क्या ये सच है? एक एग्जांपल लीजिए ना, एंगल। तो एंगल ऐसा एक में क्वांटिटी है जिसको यूनिट है लेकिन क्या नहीं है, डायमेंशन। लेकिन इन्होंने कहा नेवर हैज, यानी कभी रहेगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि एंगल इसको एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज हैज अ यूनिट, ये भी गलत स्टेटमेंट है ना, ठीक है। अरे जिसको डायमेंशन नहीं उसको यूनिट ना होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है। सी थर्ड क्या है, मे हैव यूनिट। सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होने के बाद भी उसको यूनिट रहने के चांस है, मे हैव, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, पॉसिबिलिटी। और ऐसा एक ऑप्शन है, ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास, कौन सा है, एंगल। सो यहाँ पर आपको सी थर्ड को टिक करना था कि अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, ठीक है। इसलिए आंसर कौन सा आना चाहिए उसका, सी थर्ड। ओके, वेरी गुड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी यानी जिससे यूनिट नहीं है। अब यूनिट नहीं है तो 100% क्या नहीं रहेंगे उसको, डायमेंशन। यूनिट ही नहीं यानी डायमेंशंस नहीं, लेकिन
ऑप्शन को उन्होंने थोड़ा घुमाया, नॉन जीरो डायमेंशंस ऐसे कहा। अब देखिए नॉन जीरो डायमेंशंस, ये अगर ऐसे लिखो मैं, सॉरी ये अगर यहां पे ऐसे लिखो मैं m1 n1 t-2, क्या ये नॉन जीरो डायमेंशंस है? हाँ, नॉन जीरो यानी जीरो नहीं है, ठीक। हाँ, ये अगर मैं ऐसा कहता हूं LP-1, ये स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड, क्या यहां पर मास है? नहीं, तो मास के डायमेंशन जीरो हो गए, ठीक है, तो ये नॉन जीरो है। अब उनका कहना क्या है, देखिए क्वेश्चन केयरफुली रीड कीजिए। यूनिटलेस क्वांटिटी, अब हम जानते हैं यूनिटलेस है, इसका मतलब उसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? 0 0 0, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, यानी नॉन जीरो डायमेंशन है, ऐसे ऐसे रहेगा क्या वो? नहीं, तो उसे बुला दीजिए। मे हैव, नहीं, मे हैव की जरूरत ही नहीं, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। कौन सा आंसर चाहिए यहाँ पे? नेवर हैज, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यूनिट नहीं है तो फिर 100% उसको डायमेंशन नहीं आते हैं, ये हम श्योर जानते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी वगैरह बोलने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। 100% हम श्योर है कि यूनिट नहीं, डायमेंशन नहीं, सो इसलिए नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन शुड बी द आंसर, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 21, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ये काफी सिंपल था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम जानते हैं, क्वेश्चन जैसे रीड किया आपने टिक कर लेना चाहिए था वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 22, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, डायमेंशनल इक्वेशन जो है वो करेक्ट ही रहेगा, ये आगे चलकर आपको आ जाता है ये क्वेश्चन। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, और ये आपका सही था, क्योंकि देखिए इसका मैं एग्जांपल के जरिए ये सॉल्व करूंगा। S is equal to ut plus half of at square, यह है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। मोशन एक्सेलरेटेड कंसीडर करो, एक्सेलरेटेड है तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव की जगह आपने नेगेटिव भी लिख दिया। एक्सेलरेटेड ही मोशन है तो नेगेटिव लिखना यानी गलत हो गया फिर एक्सेलरेटेड के लिए। फिर भी आप देखिए कि यह डायमेंशनली करेक्ट आता है या नहीं, कैसे देखो, एस यू टी और ये हाफ ऑफ एट स्क्वायर, इनके डायमेंशन सेम ही आते हैं, एस यू टी और ये हाफ ऑफ एट स्क्वायर, इनके भी डायमेंशन क्या आएंगे? सेम। यानी यहाँ पर प्लस दिया माइनस दिया तो भी ये डायमेंशन सेम ही आ रहे हैं। हालांकि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए करेक्ट इक्वेशन कौन सा है? ये। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन डायमेंशनली सही होने के बाद भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, और इसीलिए हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए था यहाँ पे? C3, दैट इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हमेशा रहेगा या ऐसे नहीं, ये ही अगर देते तो ये तो करेक्ट इक्वेशन है ना एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये इनकरेक्ट है, सो मे बी, इसलिए आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 23, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज व्हाट? 23, ठीक है। देखो, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और आपको सी की, ये तो काफी आसान था, ये अब हम जानते हैं ये और ये ऐड किए हैं तो सबके डायमेंशन सेम है, इक्वल साइन है यानी x के जैसे रहेंगे। इसमें से c के डायमेंशंस निकालो, तो सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? x। c के डायमेंशन किसके जैसे रहेंगे? x बाय टी स्क्वायर, x रहेगा मीटर और ये रहेगा सेकंड। सो डायमेंशंस पूछे है क्या? नहीं, यूनिट पूछा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर क्या रहेगा वो? सेकंड स्क्वायर, सिंपल सर, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 24, वो काफी बेसिक लेवल पर था। यसा यूनिट ऑफ प्रेशर हम जानते हैं पास्कल, ठीक है, यसा यूनिट पूछा, इसलिए वो सेंटीमीटर ऑफ ये जी यानी मर्क्यूरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखेंगे आप, क्या है यसा यूनिट? पास्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज यूनिट ऑफ पावर। फिर से वही बात, यूनिट ऑफ पावर इज वैट, तो किलोवाट, मेगावाट ऐसे कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो यूनिट यसा यूनिट ही रहता है, वो सफिक्सेस रहते हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस, वो हम
एक अलग से वीडियो बना के उसमें देखेंगे। ठीक, सो यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चंस क्या किए हैं डिस्कस। ठीक, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें 25 के आगे दैट इज 26 to 45 तक डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।